नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉट ओनली एस्ट्रो पर। हम भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के अधिक इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताया था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलनों के बारे में अध्ययन किया था हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों के बारे में चर्चा करी थी जो इसके बंगाल विभाजन के बाद हुए थे, और दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, अब आगे हम कुछ लीग और कुछ अधिवेशन इम्पोर्टेंट और कुछ अधिनियम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव रखा गया 1906 में दिसंबर में, और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा इसका गठन किया जाता है। मतलब क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया, तो सलीमुल्लाह खान द्वारा दिसंबर 1906 में ढाका में। ठीक है दोस्तों, इसका प्रस्ताव भी रखा गया है और इन्हीं के द्वारा इनका गठन भी किया गया सलीमुल्लाह खान द्वारा। कब किया गया? दिसंबर 1906 में। और इसका मुख्यालय कहाँ था मुस्लिम लीग का? लखनऊ में। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के? आगा खां। क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर होगा आगा खां। ठीक है दोस्तों, अब हम उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि मुस्लिम लीग के उद्देश्य। मुस्लिम लीग के, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा मेरा वीडियो दोस्तों, क्षमा चाहूँगा। देखिए, मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या थे? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा कम हो गई थी, तो इस उद्देश्य से कि उनको ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ानी है, इसके लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई दिसंबर 1906 में। और अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना। अन्य संप्रदाय जैसे हिंदू संप्रदाय, सिख संप्रदाय और अन्य संप्रदायों के प्रति जो मुस्लिमों में कटुता बढ़ती जा रही थी, इसकी भावना को बढ़ने से रोकने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। और मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई सलीमुल्लाह खान द्वारा दिसंबर 1906 में। ये ढाका के नवाब थे। और इस मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। ठीक है, इसका अधिवेशन होता है दोस्तों, पहला अधिवेशन कराची में। इसके अधिवेशन कराची में 1908 में होते हैं, और फिर 1908 में अमृतसर में। ठीक है, 1908 में अमृतसर में, 1907 में कराची में। और अमृतसर में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है। मुस्लिम लीग के अमृतसर के 1908 के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर एक अधिनियम पढ़ेंगे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था। ये इसको 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, और इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जानते हैं।
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों अधिनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे इस समय। लॉर्ड मिंटो इस समय भारत के वायसराय थे और जॉन मार्ले भारत के सचिव थे। जॉन मार्ले भारत सचिव थे, ठीक है। इसीलिए इन दोनों के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 बोला जाता है। इसमें क्या था? इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार के लिए ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था और इसका अन्य नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। और इसमें क्या था? इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। इसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र होना चाहिए और उनके लिए मतलब एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जानी चाहिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत, ठीक है। और यही इसका सबसे बड़ा दोष था। इस अधिनियम का सबसे बड़ा दोष यही था कि मुसलमानों के लिए इन्होंने एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करी थी। इसीलिए गांधी जी का कथन था इसके बारे में कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, ठीक है। तो ये था शॉर्ट में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है। क्योंकि लखनऊ अधिवेशन था तो जाहिर सी बात है लखनऊ में हुआ होगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसकी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार उस समय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लखनऊ अधिवेशन के, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में किसने की? तो अंबिका चरण मजूमदार जी ने की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आगे है उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश होता है। इसी लखनऊ अधिवेशन के में यह निर्णय लिया गया कि उग्रवादी जो गरमपंथी नेता कहे जाते थे उनको कांग्रेस में पुनः शामिल कर लिया जाए। और वो कौन थे? लाल बाल पाल मेन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये लोग मेन थे। और भी लोग थे। इनको दोबारा से सूरत अधिवेशन में ये अलग हुए थे, याद है? सूरत अधिवेशन में मैंने बताया था 2 दलों में बढ़ गई कांग्रेस, गरम दल और नरम दल। और लखनऊ अधिवेशन में ये लोग एकजुट हो गए, फिर से शामिल हो गए कांग्रेस में। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है इस अधिवेशन में और ये दिसंबर 1916 को हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम कांग्रेस का ये जो समझौता होता है मुस्लिम लीग के साथ में, ये इसी अधिवेशन में हुआ। और इस अधिवेशन की ये भी खास बात है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में और कांग्रेस का अधिवेशन एक कंबाइंड अधिवेशन हुआ। ये लखनऊ में दोनों लीग का कंबाइंड अधिवेशन हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक ही समय में अधिवेशन हुआ दिसंबर 1916 में। तो इसीलिए इसको लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इसमें समझौता ये हुआ कि कांग्रेस ने जो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग थी मुस्लिमों की, उसको स्वीकार कर लिया और दोनों लीग ने ये
स्वीकार किया कि एक पृथक डोमिनियन स्टेट की मांग सही है। मतलब अलग अलग डोमिनियन स्टेट की मांग सही है, अलग अलग डोमिनियन स्टेट को सही माना। ठीक है, आगे देखिए, इस लीग को कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का नाम मिला के कांग्रेस लीग योजना इसको कहा जाता है, क्योंकि दोनों लीग की एक संयुक्त बैठक हुई थी इसमें। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी एनी बेसेंट और तिलक की। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ये काम किया। जो गरम दल के नेता थे और जो नरमपंथी नेता थे, उन दोनों को मिलाने का काम इन दोनों ने किया। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इस काम में, दोनों की। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि एनी बेसेंट ने भी एक होम रूल लीग की स्थापना करी और बाल गंगाधर तिलक ने भी एक होम रूल लीग की स्थापना करी। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो कांग्रेस लीग समझौता था लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस लीग समझौता हुआ था, कांग्रेस लीग योजना के नाम से जिसको जानते हैं, इसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था और दोनों लीग ने पृथक डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार किया था। इसमें इसके मुख्य शिल्पी कौन थे? इस समझौते के मुख्य शिल्पी, मतलब इसको बनाने वाले, इस समझौते को बनाने वाले लोग कौन थे? जिन्ना और तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी माने जाते हैं, मुस्लिम लीग के भी महत्वपूर्ण सदस्य थे, और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य थे। इन दोनों ने मिलकर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसीलिए कांग्रेस लीग समझौते का मुख्य शिल्पी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की ही उपज थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया कि होम रूल लीग आंदोलन में किसने होम रूल लीग की स्थापना करी? बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना करी और एनी बेसेंट ने भी एक होम रूल लीग की स्थापना करी। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे तिलक की होम रूल लीग। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक इनको कहा जाता है। इनकी होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में इन्होंने स्थापना करी होम रूल लीग की, और मराठा और केसरी नामक पत्रिकाओं का अपना प्रचार का माध्यम बनाया। मराठा और केसरी जो इन्हीं की पत्रिकाएं थी बाल गंगाधर तिलक की, उसको प्रचार का माध्यम बनाया। मतलब उसमें छापा कि जो है होम रूल लीग की बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में उसमें प्रकाशित करवाया। और ये होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष, तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे? तिलक की होम रूल लीग के सचिव थे एनसी केलकर इसके सचिव थे, और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों इसका कार्यक्षेत्र, तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र क्या था? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में,
और मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र में। बम्बई को छोड़कर, बम्बई में नहीं था, बम्बई में इनका कार्य क्षेत्र नहीं था, कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर और जगहों पे था, और मध्य प्रांत में था और बरार क्षेत्र में था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तिलक की होम रूल लीग की स्थापना वर्ष अप्रैल 1916। मराठा और केसरी पत्रिकाओं में प्रचार का माध्यम जोसेफ बैप्टिस्टा इनके प्रथम अध्यक्ष, एनसी केलकर सचिव, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना इनकी होम रूल लीग की स्थापना के बाद होती है, सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी। इनके प्रचार का माध्यम क्या था? इनकी पत्रिकाएं थी, एनी बेसेंट की पत्रिकाएं, कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया पत्रिका। इन्होंने अपनी पत्रिकाओं में प्रचार किया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया में। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एनी बेसेंट की पत्रिकाएं थी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और सचिव कौन थे इनके? इनके में अध्यक्ष का नाम नहीं दिया हुआ है, अध्यक्ष यही एनी बेसेंट होंगी। और सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुणडेल इनकी होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र इनका क्या था? तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्र। ठीक है, देखिए, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के क्षेत्र कौन से थे? कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार। तो इन क्षेत्रों को छोड़कर जो भी क्षेत्र बचते हैं वो भारत के जो भी क्षेत्र बचते हैं वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग के क्षेत्र थे। मतलब इनके में बम्बई आ जाएगा, इनके में बम्बई नहीं था, इनके में बम्बई आ जाएगा। और कर्नाटक और महाराष्ट्र और मध्य प्रांत बरार को छोड़कर बाकी क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आते हैं एग्जाम में। भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये है होम रूल लीग, इसकी स्थापना 1916 में सितंबर में हुई, और इनके तिलक की होम रूल लीग की स्थापना पहले हुई थी, अप्रैल 1916 में। इनकी अप्रैल में, इनकी सितंबर में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, तो उत्तर होगा एनी बेसेंट ने। ये होम रूल आंदोलन अलग है, होम रूल आंदोलन अलग है, इसको एनी बेसेंट ने ही प्रारंभ किया था सर्वप्रथम। लेकिन अगर क्वेश्चन आए होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम किसने की, तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन्होंने अप्रैल में की थी। ठीक है, इन्होंने अप्रैल में की थी, और इन्होंने एनी बेसेंट ने सितंबर में की थी होम रूल लीग की स्थापना। लेकिन अगर होम रूल आंदोलन पूछा जाता है कि होम रूल आंदोलन की एक को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, तो फिर एनी बेसेंट आएगा। और होम रूल लीग पूछा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक आएगा, अप्रैल 1916 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। मतलब 2 जनवरी 1914 को हुई को इसी 2 साल पहले ही इन्होंने अपनी एक पत्रिका कॉमनवेल्थ में होम रूल आंदोलन के बारे में बता दिया था। ठीक है, 2 जनवरी 1914 का वर्ष वो था दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। अभी इसी में आगे है, देखिए, ये देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा।
यही 1914 में जब कॉमनवेल्थ पत्रिका ये 2 जनवरी 1914 को इसमें अपने होम रूल आंदोलन की व्याख्या कर देती हैं, तो उसके बाद से ही प्रथम विश्व युद्ध उसी टाइम उसी वर्ष शुरू हो जाते हैं। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग जो आंदोलन था वो बहुत फेमस हुआ था इंडिया में उस समय। और इसके बाद एनी बेसेंट एक फेबियन आंदोलन की भी प्रस्तावक थी। याद रखिएगा दोस्तों, एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया। ये दोस्तों याद रखिएगा, अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष कब निर्वाचित किया था? अप्रैल 1920 में। और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? स्वराज्य सभा, स्वराज्य सभा कर दिया था। होम रूल अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदलकर अप्रैल 1920 में। स्वराज से याद आता है दोस्तों, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे याद आता है, शायद मुझसे छूट गया है। ये इधर जब मैं ये बता रहा था तो फिर से बता देता हूँ। ये जब कलकत्ता अधिवेशन 1906 का कांग्रेस का होता है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इन्होंने 4 प्रस्ताव जो पारित किए थे, इन्होंने ही ये क्वेश्चन आता है कि किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई और किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1906 में सबसे पहले स्वराज की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग की गई और किसने करी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इन्होंने गांधी जी ने इस अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई दोस्तों? सब लोग जानते होंगे, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई।